एपिसोड 25। जब वॉरियर बाजार से बाहर निकल रहे थे तब रेयांश का इस आदमी से सामना हुआ था। इस आदमी की पीठ पर एक चाकू था। उस समय रेयांश ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अचानक उसे याद आया कि जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया था वो भी चाकू का इस्तेमाल करता था। वो भी ड्रैगन नस्क क्षेत्र दूसरा स्तर का था और शरीर की बनावट भी मिलती जुलती थी। उसने सोचा कि एक बार परख लेना चाहिए, और जब उसने पीछा करना शुरू किया तो यह आदमी चोर की तरह भाग खड़ा हुआ। तब रेयांश को पूरा यकीन हो गया कि यही वह हत्यारा है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद रेयांश ने उसे यहां पकड़ लिया। गंभीर आवाज में उसने कहा, मैं फालतू बातें नहीं करूंगा। उस व्यक्ति का नाम बता जिसने तुझे मुझे मारने का आदेश दिया था, वरना मौत। रेयांश के अचानक इतना ताकतवर बन जाने से हत्यारा पहले ही निराश हो चुका था, लेकिन जब उसे लगा कि अभी भी बचने का रास्ता है तो उसने तुरंत कहा, अगर मैं बता दूं तो क्या मुझे नहीं मारोगे? रेयांश ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुझे कुलई नगर छोड़कर जाना होगा। यह तो बिल्कुल हत्यारे के मन की बात थी। उसने साफ साफ कहा, बहुत आसान है, राजवंशी कुल, भरत राजवंशी। रेयांश को दो बातों पर आश्चर्य हुआ। पहला तो यह कि इस आदमी ने इतनी आसानी से बता दिया, और दूसरा, भरत राजवंशी का नाम। बस मेरी माँ से शादी करनी है तो उस समय ही मुझे मारने की क्या जरूरत थी? रेयांश कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी हत्यारे ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि मुझे भी उससे नफरत है। उसने वादा किया था कि काम पूरा होने के बाद वो मेरी बेटी को छोड़ देगा, लेकिन उसने मेरी बेटी को मार डाला। मैं कुलई नगर में इसी उम्मीद में रुका हुआ था कि शायद बदला लेने का मौका मिल जाए। जब यह आदमी भरत राजवंशी का नाम लेता था तो उसकी आंखें खून से लाल हो जाती थी। लगता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। और वैसे भी अब यह जानना कि हत्यारा कौन था उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। अगर यह भरत राजवंशी की करतूत थी तो यह और भी अच्छा था, क्योंकि रेयांश तो पहले से ही उससे निपटने वाला था। हाथ छोड़ते हुए रेयांश ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तूने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, आज तू मेरे हाथों में है। मैंने वादा किया था कि तुझे नहीं मारूंगा, तो अब तुझे एक अच्छा खासा इनाम देता हूं। इतना कहकर, इससे पहले कि हत्यारा कुछ समझ पाता, रेयांश ने उसका सिर शौचालय के गड्ढे में ढकेल दिया। तुरंत एक धमाके की आवाज आई और पानी की बौछारें उड़ने लगी। रेयांश जल्दी से वहां से भागा और मन ही मन बोला, बाल बाल बचा। अच्छा हुआ मेरी हरकत तेज थी। इस समय सूरज ढलने लगा था। साक्षी, हम महाअरण्य पर्वत चलते हैं। साक्षी थोड़ी हैरान हुई और पूछने लगी, क्यों? क्या तुम अपनी मां की मार से डर रहे हो? डरने की जरूरत नहीं। जैसे ही मैं मैंगलिंगजी को अपने अंदर समा लूंगी, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूंगी। उस औरत को तुम्हें दोबारा तकलीफ नहीं देने दूंगी। रेयांश हंसकर बोला, तुम छोटी लड़की क्या जानो? मैं उससे नहीं डरता, लेकिन नायक कुल में बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें मैंगलिंगजी को तुम्हारे अंदर समाना है और ड्रैगन सील के रहस्यों को भी देखना है। नायक कुल में यह सब करना असुविधाजनक होगा। ओह, तो बात यह है। तो चलो, आखिरकार मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। साक्षी की आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके स्वर में उत्साह साफ झलक रहा था। स्वादिष्ट? हाँ, तुम नहीं जानते, जब से मैं इस रूप में हूं मैंने कुछ भी नहीं खाया। पहले खुद ही कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ढूंढी थी, उनका स्वाद अच्छा था। साक्षी खुशी से ये कह रही थी, लेकिन रेयांश का दिल उदास हो गया। खाना नहीं खा पाना और सिर्फ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से खाने का स्वाद लेना, एक खुशहाल परिवार में पली बड़ी छोटी लड़की के लिए यह कितना मुश्किल रहा होगा। साक्षी, हाँ, एक दिन मैं तुम्हें असली खाना जरूर खिलाऊंगा। सच में? मैं तो बहुत पेटू हूं, मुझे खिलाना आसान नहीं है। अभी भी मैं बहुत पेटू हूं। ये मैंगलिंगजी तो मेरे एक निवाले के बराबर भी नहीं है, इसलिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। जी हाँ, आपकी आज्ञा का पालन होगा। रात का अंधेरा धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगा था जिस वक्त रेयांश महाअरण्य पर्वत की तलहटी में पहुंच चुका था। सिरोना पर्वत कोलई नगर के पूर्व में फैला एक विशाल पर्वत समूह था जो हजारों मील तक फैला हुआ था। इन पहाड़ों में जहरीले कीड़े मकोड़े भरे पड़े थे और राक्षसी जानवर छुपे रहते थे। ये जगह अपनी भयानक प्रकृति के लिए काफी मशहूर थी। जिस महाअरण्य पर्वत क्षेत्र में रेयांश पहले गया था वो दरअसल इस विशाल पर्वत के सबसे गहरे हिस्से में था। महाअरण्य पर्वत क्षेत्र की उजाड़ और सूनी जगह के विपरीत ये सिरोना पर्वत तो घने जंगलों से भरा था। पेड़ों की घनी शाखाएं और पत्तियां इतनी मोटी थीं कि आसमान को भी ढक लेती थीं। इस वक्त चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रेयांश अकेला ही सिरोना पर्वत के गहरे हिस्से में जा रहा था, जैसे वो किसी शांत और सुरक्षित जगह की तलाश में हो। सिरोना पर्वत बेहद दूर दराज की जगह थी जहां इंसानों के पैर बहुत कम पड़ते थे। पहाड़ों में प्राकृतिक रूप से बनी कई गुफाएं थीं, जिनमें से ज्यादातर तो राक्षसी जानवरों या जंगली जानवरों का घर बन चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ खाली गुफाएं मिल जाती थीं। रात के अंधेरे में रेयांश ने एक बेहद छुपी हुई गुफा का मुंह ढूंढ निकाला। उसने साक्षी से कहा कि वो अंदर की जांच करे। साक्षी ने बताया कि अंदर सिर्फ येलो रैंक सेकंड ग्रेड के कुछ छोटे राक्षसी जानवर हैं। इसके बाद रेयांश अंदर गया और उन सभी जानवरों को बाहर निकाल फेंका। फिर उसने पूरी गुफा को साफ किया और एक विशाल पत्थर लाकर गुफा के मुंह को बंद कर दिया। ये जगह बेहद छुपी हुई है, बिल्कुल सुरक्षित है। अच्छा साक्षी, अब तुम इस मैंगलिंगजी को अपने अंदर समाहित कर सकती हो।
ये कहते हुए रेयांश ने मैंग लिंगजी को बाहर निकाल लिया। ये एक बैंगनी रंग का लिंगजी था जिससे एक खास तरह की खुशबू आ रही थी। रेयांश जब उसे सूंघ रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसका मन शांत हो रहा था और उसे बेहद आराम मिल रहा था। यह आत्मा को पोषण देने वाली औषधि है जो मन को शांत करने में बेहद कारगर है। इसे लेने के बाद समझदारी काफी हद तक बढ़ जाती है। शायद इसीलिए वो शख्स इस मैंगलिंगजी को अपने साथ लेकर घूम रहा था। साक्षी की आवाज धीरे से गूंजी। रेयांश ने दिनेश राजवंशी की थैली को पलटते हुए मुस्कुराकर कहा, यह लड़का तो अपने साथ 80 से ज्यादा आध्यात्मिक जेड भी लेकर घूम रहा था, लेकिन अब तो यह सब मेरा हो गया। मुझे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा, बल्कि आज तो मैंने कमाई कर ली। रेयांश के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, जैसे कोई छोटा बदमाश जीत गया हो। यह देखकर साक्षी को तो उसे एक झापड़ मारने का मन कर रहा था, पर अफसोस कि उसके पास हाथ नहीं थे। लेकिन मेंग लिंगजी की खुशबू चारों ओर फैल रही थी, जिससे कोई राक्षसी जानवर आ सकता था। इसलिए साक्षी ने बिना समय गंवाए उस मेंग लिंगजी को अपने अंदर समाहित करना शुरू कर दिया। रेयांश ने देखा कि उसके कान पर लगी साक्षी तलवार जमीन पर रख दी गई। फिर एक सफेद धुंध तलवार में से बाहर आई और उस मेंग लिंगजी को अपने अंदर समेटने लगी। सिर सिर की आवाज आने लगी और धुंध धीरे धीरे छोटी होती गई, जब तक कि वो पूरी तरह गायब नहीं हो गई। जब आखिरी धुंध भी गायब हो गई तो साक्षी की आवाज सुनाई दी, जो पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। बदमाश, तुम्हें एक सरप्राइज देती हूं, लेना चाहोगे? रेयांश को जब साक्षी ने बदमाश कहा तो उसका पूरा शरीर सिहर गया। वो हंसते हुए बोला, सरप्राइज जैसी चीज को तो भला कौन मना करता है? तुम में तो जरा भी ईमानदारी नहीं है। हूं? अच्छा ठीक है, अब ज्यादा तारीफ मत करवाओ अपनी, जल्दी बताओ। महाराज तो तुम्हारे सरप्राइज का इंतजार कर रहे हैं। साक्षी की आवाज फिर खामोश हो गई। इतने में साक्षी तलवार छोटी होकर 1 सेंटीमीटर लंबी बाली में बदल गई और रेयांश के कान में लग गई। छुरी, क्या यही तुम्हारा सरप्राइज है? रुको जरा। अचानक रेयांश के कान के पास से एक आवाज आई। रेयांश चौंक गया क्योंकि एक नरम सी हवा उसके गाल को छू गई थी। जब उसने सिर घुमाकर देखा तो वो तो एकदम स्तब्ध रह गया, क्योंकि सिर घुमाते ही जो लड़की वहां दिखी उसकी नाक तो लगभग रेयांश की नाक से टकरा गई थी। एक मीठी सी खुशबू उसकी नाक में आई, लेकिन कोई रोमांटिक नजारा नहीं था, क्योंकि रेयांश की नाक से टकराने वाली ये एक महज 2 सेंटीमीटर लंबी छोटी सी परी थी। वो सफेद धुंध में लिपटी हुई थी, लेकिन सिर्फ 2 सेंटीमीटर की होने के बावजूद रेयांश उसका चेहरा देख सकता था, जो संगमरमर की तरह खूबसूरत था। अगर इस 2 सेंटीमीटर की परी को बड़ा कर दिया जाए तो वो निश्चित रूप से एक अद्भुत सुंदरी होती। सफेद धुंध में लिपटी हुई एक छोटी परी की तरह इधर उधर उड़ती साक्षी जब रेयांश की नाक से टकराई तो उसने नाराजगी के साथ कहा, बदमाश, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। रेयांश इस वक्त इस अत्यंत छोटी परी को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। दरअसल उसके मन में यह ख्याल चल रहा था कि अगर साक्षी को बड़ा किया जाए और उसे एक असली शरीर मिल जाए तो कितना शानदार होगा। जब रेयांश कुछ नहीं बोला तो साक्षी के गाल फूल गए और उसने आंखें सिकोड़ते हुए गुस्से में कहा, सुनो, कुछ तो बोलो, मैं इस तरह बाहर आई हूं, अच्छी लग रही हूं या नहीं? उसका यह प्यारा अंदाज देखकर रेयांश की हड्डियां तक पिघल गईं। पहले भी उसने खूबसूरत लड़कियां देखी थी, नायक कुल की लड़कियां भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी, लेकिन साक्षी जैसी खूबसूरत थी, जहां चेहरा, शरीर और व्यक्तित्व सब कुछ बेजोड़ हो, ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वो जल्द ही अपनी सुध में आ गया और उत्साह से बोला, साक्षी, तुम तो सबसे खूबसूरत लड़की हो जो मैंने कभी देखी है। तुम तो बिल्कुल स्वर्ग की परी लगती हो। रेयांश की इस तारीफ से साक्षी का चेहरा लाल हो गया। हालांकि वो एक आत्मा थी, लेकिन जब उसके पास शरीर था तो उसकी हर हरकत उसकी आत्मा में अंकित हो गई थी। इसलिए रेयांश को तो लग रहा था कि धुंध में लिपटी यह परी किसी असली इंसान से कम नहीं थी। वैसे क्या तुम हमेशा इस रूप में रह सकती हो? साक्षी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तरीका मुझे हाल ही में समझ आया। पहले जब मैं बड़े रूप में बाहर आती थी तो मेरी आत्मा की शक्ति बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी, लेकिन इस छोटे रूप में सिर्फ 1,000वां हिस्सा ही खर्च होता है। मैं हमेशा तुमसे बात करती रहती हूँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाते, इसलिए मुझे बहुत अजीब लगता था। इसलिए मैंने ये तरीका सोचा। रेयांश जानता था कि लड़कियां अनदेखा किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। साक्षी का ऐसा सोचना बिल्कुल स्वाभाविक था। रेयांश के सामने इधर उधर उड़ती साक्षी एक छोटी परी की तरह खुश हो रही थी। कुछ देर बाद वो रुकी और उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी आ गई। उसने कहा, ये मैंग लिंगजी शायद मुझे सिर्फ 1-2 महीने तक ही इस रूप में रहने देगी। रेयांश ने जब उसे उदास देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने तुरंत कहा, पागल लड़की, इतनी फिक्र मत करो। आज मैं तुम्हारे लिए मैंग लिंगजी ले आया। आगे जब मैं और ताकतवर हो जाऊंगा तो आत्मा को पोषण देने वाली ऐसी तमाम औषधियां ले आऊंगा। क्या बकवास है, तुम सोचते हो कि ऐसी औषधियां सब्जी की तरह मिलती हैं? ये तो शक्तिशाली योद्धाओं के लिए भी बहुत काम की होती हैं, इसलिए बड़ी जगहों पर भी इनकी बहुत मांग रहती है। साक्षी चुपचाप रेयांश के कंधे पर बैठ गई। रेयांश की आंखों में आत्मविश्वास भरा था। उसने कहा, अच्छा, अब आहें भरना बंद करो। पहले तुम्हारे पास सिर्फ कुछ दिन बचे थे, तब भी मैंने समस्या हल कर दी। अब तो 1-2 महीने हैं। राक्षस शिकार प्रतियोगिता खत्म होने के बाद
मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए ऐसी औषधियां ढूंढने जाऊंगा जितनी चाहिए उतनी। साक्षी की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से रेयांश को देखते हुए कहा, सच में? तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों करते हो? क्योंकि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, रेयांश ने गंभीरता से कहा। रेयांश की बात से साक्षी बहुत खुश हुई और वो फिर से खुशी खुशी इधर उधर उड़ने लगी। रेयांश का मूड भी बहुत अच्छा था। उसे अचानक ड्रैगन सील की याद आई और उसने पूछा, साक्षी, क्या तुम जानती हो कि ड्रैगन वॉरियर क्या होता है? साक्षी रुक गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रेयांश को देखते हुए बोली, अरे तुम्हें इस किंवदंती के बारे में कैसे पता चला? रेयांश का दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा। साक्षी वाकई किसी बड़ी जगह से थी। कुलई नगर में तो लगभग कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन वो जानती थी। तुम ये मत पूछो कि मुझे कैसे पता चला, बस जो तुम जानती हो वो मुझे बताओ। ड्रैगन वॉरियर के बारे में जानना चाहते हो तो पहले बताओ, क्या तुम वेपन वॉरियर और बीस्ट वॉरियर के बारे में जानते हो? मुझे लगता है कि ड्रैगन वॉरियर बीस्ट वॉरियर का ही एक प्रकार है, लेकिन पूरी तरह एक जैसा नहीं है। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।